अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 9 मई के वाकयात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के पार्टी छोड़ने और गिरफ्तारियों का सिलसिला अब भी जारी है। पिछले एक माह से कम अरसे में फवाद चौधरी, आमिर कियानी, इमरान इस्माइल, अली जैदी समेत कई सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 3 साबिक वुज़राए आला ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक अपने सियासी मुस्तकबिल का ऐलान कर दिया है। कल रात साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी ओहदा छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि इस वक्त मुल्क का सियासी माहौल बहुत खराब है और इस माहौल में चलना मुश्किल है। जबकि आज साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, जिन्हें इमरान खान वसीम अकरम प्लस करार देते थे, उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हुए सियासत को खैरबाद कह दिया है। यानी इमरान खान के वसीम अकरम प्लस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासत दोनों से आज माइनस हो गए। मगर अहम बात यह है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं। एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से गिरफ्तारी के बाद परवेज इलाही ने पार्टी ना छोड़ने का ऐलान किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से यह अपील भी की है कि वो हक पर खड़े हैं, इसलिए मजीद तगड़े हो जाएं। 9 मई का जो हादसा हुआ उसको मैं पहले ही कंडेम कर चुका हूँ और मैं इसको दोबारा कंडेम करता हूँ। मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद फ़ैसला किया कि चूँकि सियासी माहौल इस मुल्क पे इस वक्त बहुत ख़राब है और इस माहौल में मेरे लिए चलना बड़ा मुश्किल है, और मैंने फ़ैसला किया है कि इस वक्त मैं पार्टी का ओहदा छोड़ता हूँ सदारत, और जो प्रोपेगेंडा हो रहा है टीवी में वो सही नहीं है। हमने सोच समझ के फ़ैसला किया है। हम अपने मुल्क की जो फ़ौज है हम हमेशा उनके साथ खड़े रहें और इंशाअल्लाह आइंदा भी उनके साथ ही खड़े रहेंगे। हमने हमेशा शराफत की सियासत की है और उसको फ़रोग़ दी है, और आजकल की जो सियासी सूरत हाल जो आप लोगों के सामने है उसके पेश नज़र मैं सरेदस्त सियासत से अपनी दस्तबरदारी का फ़ैसला करता हूँ। मुझे अपनी अदलिया पर भरोसा है और जहाँ तक वाजिब पाकिस्तान है मैं शुरू से ही उनका हामी रहा हूँ, और मैं ये समझता हूँ और मेरा मैसेज है तमाम पीटीआई के लोगों को कि अल्लाह के फजल करम से आप सच पे हैं, हक पे हैं, पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, तो आप स्ट्रांग रहें, आपने बिल्कुल पीछे नहीं हटना, तकड़े हो जाएं बस। साबिक वज़ीर आला परवेज खटक ने पार्टी ओहदा छोड़ा, साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सियासत छोड़ी, मगर साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही ने अभी तक ना सियासत छोड़ी है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया है। जबकि परवेज इलाही को एंटी करप्शन कोर्ट की जानिब से एक केस में रिहाई मिलने के बाद उन्हें गुजरांवाला में दर्ज दूसरे मुकदमे में भी आज दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्क में जारी सियासी कशमकश में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है और इस सूरत हाल में हुकूमत, रियासत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान सियासी हल निकलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 6 रुकनी कमेटी बनाई थी, मगर नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत पूरी हुकूमत ने इमरान खान से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया था। लेकिन वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कल एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर इमरान खान खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कॉल करें तो मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। जबकि आज अपनी ट्वीट में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने यही बात दोहराते हुए कहा है कि इमरान खान अगर संजीदा मुज़ाकरात चाहते हैं तो वो सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ही हो सकते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हुकूमत से मुज़ाकरात करने के मौक़िफ़ से पीछे हटती नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अज़हर, जिन्होंने कमेटी बनने के बाद खुद हुकूमत से मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की थी, उन्होंने आज अपने बयान में कहा है कि हम कठपुतलियों से मुज़ाकरात करके वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ हकीकी फैसला साजों से मुज़ाकरात की पेशकश की है। मामलात किस तरफ जा रहे हैं, बात करेंगे पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला और नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह से। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, कल एक प्रोग्राम में आपने ये बात की कि अगर पीटीआई संजीदा है मुज़ाकरात के हवाले से तो इमरान खान खुद राब्ता करें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से। आज आपने अपने ट्वीट में भी कहा है कि अगर संजीदा मुज़ाकरात चाहते हैं तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से हो सकते हैं। क्या ये पेशकश संजीदा मुज़ाकरात की संजीदगी से कर रहे हैं? क्योंकि उससे पहले जब पीटीआई ने कमेटी बनाई थी तो आपके कायद नवाज शरीफ ने भी कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा कि इमरान खान से पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। नहीं, ये बात ज़िम्नन हुई थी। मैंने कोई ऑफ़र जो है वो इस वक्त 9 मई के बाद ना मैंने की है, ना पीडीएम ने की है और ना ही गवर्नमेंट या पीएमएलएन ने की है। उसकी वजह ये है कि 9 मई के बाद जो लोगों का और ख़ास तौर पे जो शहदा की फैमिलीज़ के जो जज्बात हैं और जिस तरह के
जज्बात उनके और उनकी गुफ्तगू हमने सुनी है उन महाफिल में, उन मीटिंग्स में जो उनके साथ हुई हैं। तो इस सूरत हाल में तो अगर उनको नज़र आएगा कि हम इनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं तो हम उनके उस गुस्से का और उन जज्बात का जो है वो सामना कर रहे होंगे या उसका शिकार होंगे। मैंने ज़िम्नन ये बात की थी कि ये तरीका नहीं है मुज़ाकरात करने का या मुज़ाकरात की पेशकश करने का जिस तरह से इसने एक कमेटी बना दी, वो कमेटी भी आधी अब दौड़ गई है। तो मैंने कहा था कि ये आप देखें कि जब 126 दिन इसने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर खड़े होके मियाँ नवाज़ शरीफ को गालियाँ दी और कहा कि मैं तुम्हें गिरेबान से पकड़ के घसीटूँगा, और उसके बाद जब APS का वाक़या हुआ तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने ख़ुद इनको फ़ोन किया और इनको कहा कि खान साहब इस वक्त मुल्क जो है वो इस सूरत हाल से दो चार है, आप आएँ, बैठें हमारे साथ और इसके ऊपर हम कोई पॉलिसी वज़े करें। तो ये तरीका होता है। तो ये मैंने इस पैराए में बात की थी। तो ये आपका जो ट्वीट था आज सुबह 11:22 पर, अगर संजीदा मुज़ाकरात चाहते हैं तो वो सिर्फ वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ से ही हो सकते हैं, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट था? ये तो कोई सवाल जवाब नहीं था, ये तो आपका अपना ट्वीट है। मेरा ख्याल है कि वो मेरे बयान के तनाज़ुर में जो है ये ट्वीट हो गया होगा। ट्वीट हो गया होगा? मैंने तो आपको पता ही ना, आप कुछ लोग होते हैं ना जो इन चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। हर चीज़ आपके इल्म में तो आ जाती है बाद में या पहले, लेकिन हर चीज़ को आप खुद तो नहीं कर रहे होते। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है आप भी ट्वीट करके अपने बयान से पीछे हट रहे हैं? क्योंकि हमाद अज़ीज़ साहब ने 3-4 रोज़ पहले कहा था, जब PTI ने कमेटी बनाई, इमरान खान ने कमेटी बनाई, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन आज जो आपका ट्वीट आया उसके बाद हमाद अज़ीज़ साहब भी पीछे हट गए। वो कह रहे हैं कि कठपुतली से तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ये तो हम पे मुसल्लत किए गए लोग हैं, हम आइन और जमहूरियत की बहाली के लिए सिर्फ हकीकी फैसला साजों से मुज़ाकरात करेंगे। बस इनकी यही खरमस्ती, इनका यही अहमकानापन और इनका यही तकब्बर जो है इनको ले डूबा है। और अब जिस पोजीशन में ये पहुंच चुके हैं, अब इन्होंने क्या किसी के साथ मुज़ाकरात करने और किसी ने इनके साथ क्या मुज़ाकरात करने। ये बिल्कुल जो है ना, ये इनकी जो है ना वो खसलत ने और इनके इसी अहमकानापन ने इनका जो है ना बैठा दिया। तो आप कह रहे हैं अब किसी ने क्या इनसे मुज़ाकरात करने? लेकिन कल इमरान खान ने यह दावा किया कि जब उन्होंने कमेटी बनाई थी तो उसमें से 2 मेंबरान, जिसमें साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक हैं, असद कैसर साहब हैं, उनको इस्टेब्लिशमेंट ने बुलाया मुज़ाकरात के लिए। और फिर उन्होंने ये भी आगे दावा किया कि वो सुबह से गए हुए मीटिंग में और अब उनको सेफ हाउस में बिठा लिया गया है कि पार्टी छोड़ोगे तो फिर यहाँ से जाने देंगे। और फिर हमने देखा कि कुछ घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और परवेज़ खटक ने पार्टी ओहदा छोड़ दिया। लेकिन एक अफवाह ये भी है कि ये ख़ुद जो है वो टाइम ले के मिन्नत करके किसी के पास गए हैं और जाके उसकी मिन्नत की है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से ये शराइत जो है ये तय करवा दें, तो इस तरीके से हम आगे चलना चाहते हैं और पार्टी को छोड़ के हम जो है वो अपने मामलात को और अपनी सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो फिर सुना कि वो इंतज़ार करते रहें कि दूसरी तरफ से कोई इनको जो है वो कोई ग्रीन सिग्नल आए। वो ग्रीन सिग्नल आया तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। अब अफवाह तो ये भी है। अब वज़ीर दाखिला पाकिस्तान का अफवाहों पे तो बात नहीं करेगा ना, हकीकत गवाह है ना, इस बात के गवाह है जी। हकीकत तो यही है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। जो चीज़ आपके भी सामने, मेरे भी सामने है। लेकिन इमरान खान का 3 घंटे पहले ये दावा करना कि वो मीटिंग के लिए गए हुए हैं, उनको मीटिंग के लिए बुलाया गया है और अब उनसे कहा जा रहा है कि पार्टी छोड़ो, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाना। नहीं, तो मामला ये है कि उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, किसने बताया उनको? ये तो इस तरह के जो है ना दावे वो तो करते आ रहे हैं। वो तो इस किस्म का कोई थोड़ा बहुत उनको जो है वो किसी ने बता दिया होगा कि जी वो गए हैं, तो उन्होंने उसके ऊपर दावा कर दिया। लेकिन मामला ये है कि ये लोग जितने भी पार्टी छोड़ रहे हैं, PTI छोड़ रहे हैं, ये बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि ये अपने मामलात में किसी भी अदालत को, कानून को फेस नहीं कर सकते, और दूसरा ये है कि 1 हफ़्ते से ज़्यादा ये जेल नहीं काट सकते। तो इसलिए जो है ना ये सारा
मामला जो है ना ये उसी बुनियाद के ऊपर हो रहा है। आप मुझे बताएं कि अब परवेज़ इलाही साहब ने भी बिल आकर जिस तरह से तुम गिरफ़्तार हुए हो, यानी अगर तुम बाइज़्ज़त तरीके से अदालत में जाते और कहते कि जी मैं गिरफ़्तारी पेश करना चाहता हूँ, करने जो इन्वेस्टिगेशन करनी है, मेरा दामन बिल्कुल साफ़ है, लेकिन इनके दामन साफ़ नहीं है। लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने तो अभी भी कहा है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ के जा रहा हूं। उनके बेटे मुनिस इलाही ने भी ये कहा है कि हम तहरीक इंसाफ छोड़ के कहीं नहीं जा रहे। और आपने कल खुद कहा कि जो परवेज़ इलाही साहब का मामला है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से अलग है, सिर्फ अलहदगी वाला मामला नहीं है इनका कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अलहदा हो जाएंगे। इनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, लेकिन करप्शन के केसेस के हवाले से तो आप लोग खुद कहते रहे ना कि पहले सबूत हो, कन्विक्शन हो जाए, सजा हो जाए, फिर अरेस्ट करें। उससे पहले अरेस्ट करने की क्या जरूरत है? नहीं, ऐसा ही होगा, ऐसे नहीं, लेकिन आखिर इन्वेस्टिगेशन तो करनी है ना। ये तो इन्वेस्टिगेशन के अमल में शरीक ही नहीं होते, ना ये इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते हैं, ना ये अदालत की तारीख के ऊपर पेश होते हैं। तो वो आखिर इन्वेस्टिगेशन जो है अब मोहम्मद खां भट्टी साहब जो हैं उनको इनके साथ कन्फ्रंट कहाँ पे जाके करवाया जाए, ये तो मिलते ही नहीं थे। वो बता रहे हैं कि कितने अरब रुपए जो है वो मैंने कहाँ कहाँ से इकट्ठा किया और इनको जो है वो दिया, इन्होंने उसके डॉलर बनाए और जहाज़ में भरे और ले गए। यानी इन्होंने कोई 2, 4, 10 अरब की करप्शन नहीं की, इन्होंने बहुत लंबा हाथ मारा है इस मरतबा। और देने वाले मौजूद हैं, दिलाने वाले मौजूद हैं, लेके इकट्ठे करके देने वाला जो है वो वहाँ पे मौजूद है। तो ये चीज़ें देखें, ये जो है ये ज़बान ज़द आम है। ये उस वक्त भी हो रही थी जब ये बरसे इक़्तिदार थे। आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये जुल्म हो रहा है या जो वादा माफ गवाह है वो दुरुस्त कह रहे हैं या नहीं कह रहे, क्योंकि आपके बहुत सारे रहनुमा थे जिनके हवाले से ये कहा गया कि एविडेंस है। आपके केस में बताया गया कि एविडेंस है, हीरोइन मिली है, फुटेजेस मौजूद हैं, बाद में पता चला ऐसा कुछ नहीं था। तो इसलिए ये जो दावे हैं वो तो बाद में पता चलेगा। इसलिए बेहतर, आप लोग भी यही कहते थे कि होना ये चाहिए इन केसेस में कि कन्विक्शन हो फिर पकड़ा जाए। लेकिन अगर आप ये भी कहते हैं कि इनका केस मुख्तलिफ है, फिर क्या हुआ कि आज अदालत ने इनको रिहा किया लेकिन दूसरे मुकदमे में पकड़ लिया गया? नहीं, वो मुकदमा जितने भी हैं उसमें तो बहरहाल उनको जो है वो इन्वेस्टिगेशन फेस करनी पड़ेगी। जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाएगी तो ये बेल आउट हो जाएंगे। ऐसे मुकदमे तो नहीं है कि ये बेल आउट नहीं होंगे, उसके बाद ठीक है अदालत में ट्रायल होगा, ये अपना मौक़िफ़ वहाँ पे दें और प्रोसिक्यूशन जो अपना मौक़िफ़ देगी। राना साहब, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टीज कोशिश कर रही है कि उनको अकोमोडेट करें। कहीं पीपल्स पार्टी साउथ में कोशिश कर रही है, जहांगीर खान तरीन साहब की जो नई पार्टी बनने जा रही है उसमें वो लोगों को अकोमोडेट करना चाह रहे हैं। तो आज ही साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार ने भी सियासत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया है। अब इमरान खान तो उसको वसीम अकरम प्लस कहते थे, तो आपको लगता है कि मुख्तलिफ पार्टी समेत नून लीग भी इंटरेस्टेड होगी, कोशिश करेगी कि उस्मान बुज़दार को अपनी पार्टी में शामिल कर लें? देखें, ये कहना कि तमाम हलकों में हमारे पास जो है वो कैंडिडेट हैं, ये दुरुस्त नहीं है। हमारे पास ज़्यादा हलकों में जो है वो मेजॉरिटी में हमारे पास हमारे कैंडिडेट विनिंग कैंडिडेट मौजूद हैं। उसके अलावा जो जिनको हराया गया 2018 के इलेक्शन में वो बड़े जो है वो पोटेंशियल कैंडिडेट मौजूद हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पे हमारे पास कमी है या जहाँ हम किसी को अकोमोडेट कर सकते हैं, वहाँ पे हमारी उन लोगों पे नज़र है जिनको हम लेना चाहेंगे या जहाँ हम लेंगे उनके साथ हमारी बात भी हो रही है। लेकिन हमारे पास कोई इतनी ऐसा गुंजाइश नहीं है कि हम इस पूरे रेले को जो है वो अपने अंदर जो है वो अपना अकोमोडेट कर लें। तो बाकी लोग जो हैं वो बड़े शौक़ से वो अलहदा अपनी पार्टी बना लें, धड़ा बना लें, वो पीपल्स पार्टी में चले जाएं, वो किसी और जमात में चले जाएं, वो हमें उससे कोई जो है वो सरोकार नहीं है। तो इसलिए जो है वो हम उन लोगों को ही जो है वो ले सकेंगे जहाँ पे हमें पार्टी में गुंजाइश मौजूद है। बुज़दार साहब जो हैं, बुज़दार साहब अपने हलके में कोई इतने मौसर पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं है। वहाँ पे और लोग भी जो है वो इलेक्शन लड़ने की पोजीशन रखते हैं। बाकी अब देखेंगे, अब आज वो मार्केट में अवेलेबल हुए हैं तो अब आगे देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। नहीं तो मतलब पहले तो ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि जो पीटीआई से लोग छोड़ के जा रहे हैं, मुमकिन है कि आपकी जमात उनको अप्रोच करे और पार्टी टिकट देने का फैसला करे? नहीं, उनमें से वो लोग जहाँ पे हमारे पास गुंजाइश है, जैसे साउथ में अगर कोई ऐसा हलका है कि जहाँ पे हमारे पास हमारी पार्टी का कोई पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं है या पिछली मरतबा वहाँ पे हमारा कैंडिडेट नहीं था, तो वहाँ पे जो लोग भी हों, भले उनका तल्लक पीटीआई से हो या किसी और जमात से हो, कोई छोड़ के आया हो या ना छोड़ के आया हो, तो उन वो हमारी वर्किंग हो रही है। सही। और राना साहब, ये जो इस वक्त मुख्तलिफ पंजाब में जहांगीर खान तरीन साहब अपनी पार्टी लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, PMLQ
एक्टिव होती नजर आ रही है, पीपल्स में लोगों को ले रही है। तो क्या कोई कंसर्न है इस हवाले से नून लीग को कि पंजाब में मुख्तलिफ पार्टीज दोबारा मजबूत हो रही हैं? मैं देख रहा था 2 दिन पहले तलत हुसैन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका एक ट्वीट था कि ये जो पार्टीज इस वक्त बन रही हैं ये सिर्फ आप लोगों से मुकाबला नहीं करेंगी बल्कि आपको शिकस्त भी दे सकती हैं, और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को इस इलेक्शन में फ्री रन नहीं मिलेगा। तो क्या किसी किस्म का कंसर्न है कि ये पार्टीज जो बन रही है पंजाब में कैसे बन रही है, कौन मजबूत कर रहा है इनको? देखिए, मैं आपको मुख्तसर बता दूं कि हमने पिछले दिनों पार्टी लीडरशिप की जो है वो डायरेक्शन पे मरियम नवाज़ साहबा जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं पार्टी की, और हमने तमाम डिवीज़न्स का जो है वो टूर किया था, और ख़ास तौर पे हम वहाँ हर जगह पे जो है वो हमने जाके एक दिन ठहरे, अगले दिन तमाम MNA MPs के साथ मीटिंग्स की और इसी बात का जायज़ा लिया। तो आप यकीन करें कि रावलपिंडी, सरगोदा डिवीज़न, फैसलाबाद डिवीज़न, साहिवाल, लाहौर डिवीज़न, वहाँ पे तो हमें ये सूरत थी कि हर हलके में जो सूरत हाल है 2-3 लोगों की, तो इसको किस तरह से जो है वो हम मैनेज करेंगे। बाकी जो हमारे डिवीज़न रह जाते हैं, मुल्तान में भी हमारी पोजीशन राणा साहब आपने कहा ना, आपने उस दिन ये बयान दिया कि अगर बड़ी बेहतर थी, अगर पीपल्स पार्टी पंजाब में मजबूत कर रही है अपने आप को, तो हमारा हक बनता है कि सिंध में अपने आप को मजबूत करें। तो ये हक तो सबके का है, ये बयान देने की जरूरत नहीं। देखें, मामला ये है कि नहीं, वो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन ये था कि जी पीपल्स पार्टी ये पंजाब में कर रही है, तो मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, उन्हें हक पहुंचता है, वो सियासी जमात है। तो मामला ये है कि हमारे पास जहाँ जहाँ पे गुंजाइश है, अगर फैसलाबाद में अगर 1-2 हलकों में गुंजाइश है, तो मुझे ये मालूम है कि PTI का कौन सा बंदा जो है, या किसी दूसरी जमात से या कोई आज़ाद कैंडिडेट कौन सा जो है वो यहाँ पे हमें जो है वो बेनिफिट कर सकता है। इसी तरह से जो साउथ में ज़रा सूरत हाल थोड़ा गुंजाइश ज़्यादा है, तो इस तरह से हम अपनी वर्किंग जो है वो पूरी कर रहे हैं। इस वर्किंग से हमें कोई नुकसान नहीं है। कल इमरान खान ने एक और बात भी की है अपने खिताब में, उन्होंने ये कहा है कि पीपल्स पार्टी PMLN को मैं ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो भी मजालिम हो रहे हैं उस पर वो खामोश बैठे हुए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट को बड़ा अच्छे तरीके से जानता हूं, 27 साल से वाकफियत रही है, और मुझे पता है कि वो बंद कमरे में बैठ के प्लान A से B कब स्विच करते हैं पता नहीं चलता। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को शायद इस बात का इदराक अभी नहीं हो रहा है, लेकिन उनको पता है। शायद हो सकता है राणा साहब अपने तजुर्बे से बता रहे हो, क्योंकि एक पेज पे थे जब अपनी हुकूमत में थे एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और फिर हमें पता है कि एस्टैब्लिशमेंट से कैसी दूरियां पैदा हो गई। तो इस मशवरे को संजीदगी से ले रहे हैं इमरान खान के आप? चले आप इस बात को इन्हीं अल्फाज में ले लें, ये इनको तो पहली दफ़ा इदराक हो रहा है ना, हमें तो 2-2, 3-3 मरतबा जो है वो इदराक हो चुका है। और जब ये सारा जुल्म हमारे साथ कर रहे थे, ये जब जो है वो PMLN के ख़िलाफ़ जो है वो साथ जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो मिली हुई थी, ये मियाँ नवाज शरीफ को जो है वो सियासत से आउट कर रहे थे, उसकी पार्टी से उसको नकार रहे थे, उसे इस मुल्क से जो है वो नकार रहे थे, हमारे ख़िलाफ़ जो है वो झूठे मुकदमात बना रहे थे। उस वक्त ये बात हम इन्हें कहते रहे हैं और इन्हें समझाते रहे हैं, लेकिन उस वक्त तो कभी इन्होंने इस बात के ऊपर ध्यान देना ही मुनासिब नहीं समझा। उस वक्त तो ये कहते थे कि नहीं, अपोजिशन को तो मैंने सफ़ा हस्ती से मिटाना है, ये सारी अपोजिशन जो है ये चोर है, डाकू है, मुलज़म है, इनका सफाया होना चाहिए, और 1 मैन रूल और 1 पार्टी जो है वो रूल होना चाहिए। तो अब अगर ये उनके कहने का मकसद ये है कि कल को हमें मुकाफ़ात अमल जो है वो ना फेस करना पड़े, तो खान साहब ये मुकाफ़ात अमल ही है जो आप फेस कर रहे हैं। अगर ये मुकाफ़ात अमल नहीं है तो फिर मुकाफ़ात अमल और क्या होता है? तो ये आप उसी को अमल फिर दोबारा आपकी तरफ, पीपल्स पार्टी की तरफ भी आ सकता है, वो तो इस चीज़ का इशारा दे रहे हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हमने तो ना पीपल्स पार्टी और PMLN ने तो बहुत सीखा, और बहुत कुछ सीखने, देखने, एक्सपीरियंस करने के बाद उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो साइन किया, और उन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ इन चीज़ों को जो है वो एक साइड पे कर दिया। उसके बाद ये साहब आ गए, इन्होंने आके जो है वो अपना काम जो है वो शुरू कर दिया। तो अब अगर इनको समझ आ जाएगी तो मेरा ख्याल है कि फिर बाद में कोई ऐसा अमल जो है वो करने की पोजीशन में नहीं होगा। सही। राणा साहब, कल कराची में जिब्रान नासिर साहब ह्यूमन राइट्स हैं, लॉयर हैं, इलेक्शन लड़ चुके हैं, उनकी वाइफ का ये बयान सामने आया है कि वो एक डिनर से वापस आ रहे थे और दो तीन गाड़ियों ने उनको रोका, 15-20 लोग थे, मुसल्ला थे, उन्होंने उनको उठा लिया, उनको लेके चले गए। कल रात तक नहीं पता चल रहा था कहाँ पर हैं।
बड़ी मुश्किल से आज कराची में FIR उनकी कटी है। अब ये बज़ाहिर तो लगता है कि नामालूम अफराद के खिलाफ FIR है, तो मिसिंग पर्सन का मामला है। सिंध हुकूमत भी कह रही है कि हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या मामला है? आप वजीर दाखिला हैं पाकिस्तान के, क्या हुआ है ये? जी देखें, इसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आई उनको। जो जिस तरह से उन्होंने एप्लीकेशन दी है, जिन अल्फाज में लिख के दी है, उसके मुताबिक उनकी FIR दर्ज हुई है। मेरी उनकी अहलिया मोहतरमा से मेरी ख़ुद बात हुई है। मैंने उनको पूरा हौसला दिया है और उन्हें यकीन दहानी दिलाई है कि हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तमाम एजेंसीज़ को ये टास्क किया है कि वो मालूम करें कि जो है ये जबरान नासिर साहब जो हैं ये किसके पास हैं, किसने जो है वो इनको इस तरह से जो है वो अगवा किया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम उन तक पहुँचेंगे और उनकी बाहिफाजत बायाबी जो है ये मुमकिन बनाएंगे। लेकिन अब तक पता क्या चला है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि तमाम लोगों से आपने कहा हुआ है, एजेंसी से भी कहा हुआ है, तो ये पता क्या चला है? क्योंकि इनका तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से तो ताल्लुक नहीं है। जब आप लोग ऑपोजिशन में थे, गिरफ्तारियां होती थी, उसके खिलाफ भी बात करते थे। अगर कहीं एक्सेसिव यूज ऑफ पावर होता था, उसके खिलाफ बात करते थे। अब भी अगर वो इस किस्म की बात कर रहे हैं तो किसी पार्टी से तो ताल्लुक नहीं है, तो फिर क्या मामला क्या है ये सारा? देखिए, इसमें आपको पता है कि मुख्तलिफ जो है वो क्रिमिनल ग्रुप्स होते हैं और बाज़ ऐसी सूरत हाल में जो है वो अपना भी जो है वो सिलसिला जो है वो शुरू कर लेते हैं और लोगों के मुख्तलिफ जो है वो मकासद हो सकते हैं। तो बहरहाल हमारी इसके ऊपर पूरी कोशिश है और हम इंशाअल्लाह ताला ये इस मामले को जो है वो रिज़ॉल्व करने की जो है वो पूरी कोशिश करेंगे। अब इसमें देखें, तौबन तो उसी फैमिली ने करना है या उन्हीं लोगों ने करना है जो उस वक्त उनके साथ थे। तो वह जब वो ये कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम कि कौन लोग थे, ना वो इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो फिर हम खामखा जो है वो किसी को मुर्द इल्ज़ाम तो नहीं ठहरा सकते। लेकिन पहली कोशिश ये है कि उनकी बाहिफाजत या बायाबी होनी चाहिए। उसके बाद फिर बाकी मामला जैसे वो फिर कहेंगे तो उसके मुताबिक आगे चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसका चंद रोज़ पहले ये कहना था कि अगर IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं होता है तो हमारे पास प्लान बी मौजूद है, लेकिन अब वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे। उनका ये कहना है कि प्लान बी नहीं है, हम कमिटेड हैं कि IMF का प्रोग्राम जो है उस पर वो बहाल किया जाएगा। अब ये तो ऑब्वियसली 30 जून तक IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करना है, तो जो 10th और 11th रिव्यू है वो तो मुकम्मल होता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हुकूमत को ये उम्मीद है कि क्योंकि अब IMF के साथ बजटरी फ्रेमवर्क भी शेयर कर लिया गया है, तो मुमकिन है कि 9th रिव्यू जो है वो 30 जून से पहले मुकम्मल हो जाएगा और इसके बाद जो नया माली साल होगा उसमें IMF के साथ एक नया मुआहदा किया जाएगा। हम इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब ने। मिफ्ताह इस्माइल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हुकूमत को अब भी ये उम्मीद है कि जो 9th रिव्यू है वो मुकम्मल हो सकता है, शायद 10वें और 11वें रिव्यू के लिए वक्त ना हो। क्या आपको लगता है कि जो बजटरी फ्रेमवर्क पाकिस्तान ने शेयर किया है IMF से, उसके बाद ये मुमकिन है कि 9th रिव्यू मुकम्मल हो जाए? जी शुक्रिया शहजाद। देखें, IMF ने जो चंद दिनों पहले बात की थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के फ़ोन कॉल के बाद उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर को, वो 3 अपनी बातें थी। एक कि बजटरी फ्रेमवर्क शेयर करें, वो कर दिया। दोयम के आप जो डॉलर के अंदर जो फ़र्क है ओपन मार्केट में और जो इंटरबैंक मार्केट में उसको कम करें, वो भी हो रहा है। और तीसरी इनकी बात थी कि आप $6 बिलियन की अपनी रीअश्योरेंस ले आइए या अश्योरेंसेस ले आइए आई शुड से एक्सटर्नल फंडिंग की। उसमें से 4 तो तकरीबन हो चुके थे, 2 का अब मुझे नहीं पता कि क्या पेशरफ्त है। हो सकता है वज़ीर आज़म साहब ने ये फरमाया हो उनसे MD से कि हम ये 4 की अभी आपको दे रहे हैं और आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन करते हैं, बोर्ड की मीटिंग की तरफ जाते हैं, उससे पहले हम लेके आएंगे। और मेरे ख्याल से अगर वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं, ख़ुद अपना वर्ड दे रहे हैं, तो MD साहिबा को ये मान लेना चाहिए। तो मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह नवी ट्रेंड जो है 9th रिव्यू जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। सही है। और ये जो $6 बिलियन की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट, ये मुकम्मल करना ज़रूरी होगी या अगर 50% भी हम कह रहे हैं, क्योंकि आयशा गौस पाशा साहिबा ने कल ये कहा है कमेटी में कि 50% के हवाले से कमिटमेंट थी, वो कमिटमेंट पूरी हो चुकी है, तो 50% ऑफ $6 बिलियन ये पूरा करना होगा या पूरे $6 बिलियन की कमिटमेंट दिखानी होगी? जो हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ मैं समझता हूँ वो ये है कि $3 बिलियन हम आपको स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से पहले देंगे, अश्योरेंस दे देंगे,
और अगले 3 बिलियन की एश्योरेंस हम उसके बाद देंगे आपको, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद, बजट बोर्ड मीटिंग से पहले। जो IMF कह रहा है वो ये कह रहा है कि आप 6 के 6 बिलियन की एश्योरेंसेस हमको पहले दें। मैं समझता हूँ कि 4 बिलियन की एश्योरेंस हो गई, ये 3 की नहीं 4 की एश्योरेंस हो गई है। हुकूमत ने शायद ये भी कहा हो कि देखो पिछले 2-3 महीने हमने बजट करंट अकाउंट डेफिसिट रन नहीं किया है, तो थोड़ी सी रिक्वायरमेंट कम हो गई है। तो हो सकता है कि अगर 1-8 बिलियन और या 1 या 1.5 बिलियन और हुकूमत कहीं से एश्योर करवा लेती है इस महीने में, तो इंशाल्लाह शायद IMF जो है वो मान जाए। और ये इतना बड़ा अगर मुल्क को आप एकदम दीवार से लगा देंगे या डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे खुदा न खास्ता, तो ये IMF के लिए भी अच्छा नहीं है, दुनिया के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मेरी उम्मीद है कि IMF जो है वो थोड़ी सी लचक दिखाएगा और अब ये बात मान जाएगा। और बजट जो शेयर किया गया है IMF के साथ, उस पर भी ये कहा गया है, कल मीटिंग में बताया गया कि जो IMF की उम्मीदें हैं रिफॉर्म्स के हवाले से वो पूरी कर ली गई हैं। तो आपको लगता है कि जो इलेक्शन ईयर का बजट है, और इस हवाले से पहले आप भी तशवीश का इज़हार कर चुके हैं कि शायद एक पॉपुलस बजट आए, एक एक्सपेंशनरी बजट आए, तो आपको लगता है कि जो बजट शेयर किया गया होगा उस पर मुतमईन हो जाएगा IMF? यही मेरी गुजारिश थी ना कि IMF शुरू से ही, मैं अप्रैल मई से कह रहा था कि IMF प्रॉब्ली अब जब अप्रैल मई हो गया है तो IMF बजट भी देखना चाहेगा और उसको ये एश्योरेंस होनी चाहिए कि ये पॉपुलिस्ट बजट नहीं होगा, एक्सपेंशनरी बजट नहीं होगा। तो अब अगर हुकूमत ने ये बजट दिखाया है, और मेरे ख्याल से IMF कह रहा था कि 10,000 अरब रुपया आप टैक्स जमा करके दिखाएँ अगले साल का, अब तखमीना लगाएँ बजट का, अगर इस टाइप के नंबर्स हैं, और मेरे ख्याल से अगर वो प्राइमरी सरप्लस दिखाएंगे हुकूमत, चाहे छोटा ही प्राइमरी सरप्लस क्यों ना हो, 0.5% भी GDP का हो, अगर प्राइमरी सरप्लस दिखा दें तो फिर मेरे ख्याल से IMF इससे मुतमईन हो जाना चाहिए। और गवर्नमेंट अब ये वाज़े तौर पे कह रही है कि अगला माली साल शुरू होते साथ ही एक नया प्रोग्राम नेगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जो 10वां और 11वां रिव्यू है वो तो 30 जून से पहले मुकम्मल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब आपको क्या लगता है कि इस वक्त बड़ी सख्त शराइत थी, IMF जो है वो अटल है इस बात पे कि आप $6 बिलियन की फाइनेंसिंग अरेंज करके दिखाएं, तो जो नया प्रोग्राम अगर होता है तो क्या वो इसी हुकूमत के दौरान में एक तो हो सकता है, या अगस्त में ये हुकूमत क्योंकि अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी तो उसके बाद केयरटेकर सेटअप क्या वो मुआहदा आगे लेके जा सकता है? ये कैसे होगा, और शराइत आपको क्या पहले से ज़्यादा सख्त नज़र आ रही हैं? अमूमन जब नया, आप देखें, एक तो ये कि ये बात तो सब तय थी कि ये प्रोग्राम मुकम्मल हो, चाहे वो 12 रिव्यूज़ हो जाएं या 9 रिव्यूज़ हों, ये प्रोग्राम मुकम्मल होगा तो उसके बाद बैक टू बैक हमको नए प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे रिजर्व जो हैं वो मतलब 5-6 बिलियन तक होंगे ये प्रोग्राम मुकम्मल होने के बाद। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि दूसरे प्रोग्राम में जाना था और ये सबको पता थी, और अगर कोई बोल रहा था कि नहीं जाएंगे तो वो खाम ख्याली थी। दूसरी बात यह कि हमारे पास कोई ऑप्शन बी हो नहीं सकता है, IMF इज़ द ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन। तो लास्ट ऑप्शन के बाद कोई एक लास्ट प्लस लास्ट तो नहीं होता ना, तो IMF इज़ द लास्ट ऑप्शन। इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोलते हैं कि जब आपको कोई और पैसे नहीं दे रहा होता, जब आप IMF के पास जाते हैं तो उसके बाद तो कोई और चीज़ नहीं होती ना। तो ये कोई इसके बाद कोई ऑप्शन बी या प्लान बी कोई चीज़ नहीं था। ये बात जो करते हैं वो मेरे ख्याल से गलत बात होती है। तो अब जब आप बात कर रहे हैं कि अब क्या हो सकता है, अगर नवा रिव्यू पास हो जाता है, अगर नवा रिव्यू जायज़ा मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद थोड़ी सी हमारी, क्योंकि ये बजट जो है इसका मतलब है कि इन लाइन विद द IMF एक्सपेक्टेशंस होगा, तो अगला प्रोग्राम करना भी आसान हो जाएगा। और उसके बाद देख प्रोग्राम में IMF कितना फ्रंट लोडेड प्रोग्राम करता है, कहाँ तक लेके जाना पड़ता है IMF को, क्या डीप सीटेड रिफॉर्म्स की बात करता है। तो इतना आसान तो नहीं होगा अगले प्रोग्राम में, क्योंकि फिस्कल कंसोलिडेशन तो काफ़ी की गई है इस प्रोग्राम में भी, लेकिन कोई भी जो सब्सटेंशियल जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, जो आपके सर्कुलर डेट के हवाले से, दीगर चीज़ों के हवाले से, वो अभी इतना उस पर खातिर खा काम नहीं हुआ है, तो वो काम करना होगा। तो देखें अब किस किस्म का होता है। जो आप बात कर रहे हैं कि हुकूमत कौन सी हुकूमत साइन करेगी, तो मेरे ख्याल से अगर ये फ़ौरन शुरू कर दें, जायज़े के बाद फ़ौरन शुरू कर दें अगली वाली प्रोग्राम पे डिस्कशंस, और ये डिस्कशंस चलते रहें थ्रू द केयर टेकर, तो या तो वो इलेक्शंस के फ़ौरन बाद नई हुकूमत साइन कर लेगी, या फिर मेरे ख्याल से वही होगा कि नई हुकूमत आते साथ ही फ़ौरन साइन कर लेगी फिर। सही। और अगर केयर टेकर सेटअप होता है, क्या IMF उससे भी डील कर सकता है? देखिए, करने को तो IMF कर सकता है, कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ, और अमूमन तो कहीं दुनिया में केयर टेकर नहीं होती, हमारे यहाँ होती है, वरना तो वो जो एग्जिस्टिंग हुकूमत होती है वही इलेक्शंस करवाती है। ये तो हमारे आइन का एक वो है, हिंदुस्तान बरतानिया वगैरह में तो एग्जिस्टिंग हुकूमत ही करवाती है। लेकिन क्योंकि अब ये हुकूमत चले जाएगी, ये केयर टेकर आएगी,
तो IMF क्या उससे ये बात करेगा, क्योंकि उस 3 साल का माहिदा होगा और अगली हुकूमत कितने अरसे के लिए आती है, 1 साल का भी माहिदा हो तो अगली हुकूमत केयरटेकर 2-3 महीने के लिए होगी। तो वो ये चाहेंगे कि जिस हुकूमत के पास मैंडेट हो, नया मैंडेट लेके आए, उस हुकूमत से साइन करें तो वो बेहतर होगा। अच्छा, एक कंसर्न जो ये है सबका वो ये है कि अगले प्रोग्राम अगले माली साल में भी 25 से 27 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान को अदायगियां करनी है। इसमें से एक्चुअल पेमेंट कितनी होगी, क्योंकि बहुत सारा तो एडजस्ट हो जाता है, रोल ओवर हो जाता है। एग्जैक्टली आपको अंदाजा है कि पेमेंट हमें कितनी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो कमिटमेंट्स चाहिए होंगी, रिजर्व में उतनी गुंजाइश चाहिए होगी हमें। देखिए, IMF का तखमीना है कि पाकिस्तान को अगले साल 35 अरब डॉलर चाहिए। उस 35 में से वो कहता है कि तकरीबन 10 अरब करंट अकाउंट डेफिसिट है। आप करंट अकाउंट डेफिसिट को अगर अलग भी करते तो 25 अरब तो आपको चाहिए पेमेंट्स वगैरह करने के लिए, जिसमें सूद भी होता है और जिसमें रीपेमेंट्स भी होती है। उसके अंदर से जो हमने दोस्त ममालिक से पैसे ले रखे हैं वो 9.5 बिलियन डॉलर्स हैं। वो सारे के सारे हर साल तो रिन्यू नहीं करने होते, लेकिन 6 बिलियन लेस है कि वो आपके री रोल हो जाएंगे। कुछ चाइनीज़ बैंक्स अमूमन री रोल कर देते हैं तो वो हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से जो वर्ल्ड बैंक के लोन्स जो होते हैं एशियन डेवलपमेंट के, ये ज़ाहिर है री रोल नहीं होते। तो वो उसके सामने अमूमन ये होता है कि हमारे पास नए प्रोग्राम्स, नए प्रोजेक्ट्स और होते हैं वर्ल्ड बैंक के, एशियन के, तो वो नए आते रहते हैं। लेकिन अगर IMF से प्रोग्राम नहीं होगा तो वो सारी पेमेंट रुक जाएगी। तो मैं अब भी ये समझता हूँ कि तकरीबन आप समझ लीजिए कि 9 बिलियन 8 बिलियन री रोल हो जाएगा और आपको 12-13 से 16 अरब डॉलर की लोग कह रहे हैं कि रिक्वायरमेंट होगी फ्रेश फंडिंग की। 16 अरब डॉलर इंक्लूडिंग करंट अकाउंट खसारा जो होगा या जो लोन्स हैं उसकी मद में सिर्फ? नहीं, अगर वो 8-9 बिलियन जो री रोल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली उसको निकाल दें और अगर करंट अकाउंट डेफिसिट को निकाल दें, फिर भी आपको 15-16 अरब डॉलर की ज़रूरत होगी इंटरेस्ट पेमेंट्स की भी और रीपेमेंट्स की भी। अगर उसमें चाइनीज़ बैंक्स होते हैं तो वो थोड़े से कर ही देते हैं, रीफाइनेंस कर देते हैं। वो इस तरह करते हैं कि आपसे पैसे ले लेते हैं, 1 महीने बाद या 15 दिन बाद आपको दे देते हैं। तो मतलब, लेकिन आपको ये कि कम से कम 10-12 बिलियन डॉलर्स की फ्रेश फंडिंग चाहिए होगी वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। अगर वो नहीं होगी तो बहुत मुश्किल होगी। सही। और इस वक्त हुकूमत ये बता रही है कि हमने अपने इंपोर्ट्स को कर्टेल करके करंट अकाउंट जो डेफिसिट था उसको पिछले 2 माह में हमने सरप्लस में तब्दील किया है और शायद अगले साल भी यही पॉलिसी जारी रही है। मुमकिन है कि इस वक्त इसी पैटर्न पे हम चलते रहें कि अपने इंपोर्ट्स को हम रिस्ट्रिक्ट करें और करंट अकाउंट सरप्लस दिखाते रहें। ये कितने अरसे तक ये फॉर्मूला हम सस्टेन कर सकते हैं? पिछले महीने आपने देखा अप्रैल के अंदर के लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 25% कम हो गई है पिछले साल के बनिस्बत। तो ये जो चीज़ हम करते हैं जब इंपोर्ट कंट्रोल करते हैं तो ये कॉस्टलेस नहीं होती है, ये ऑब्वियसली देयर सब्सटेंशियल कॉस्ट इन्वॉल्व इन दिस, और इससे थोड़ी थोड़ी एक्सपोर्ट पे भी असरअंदाज होता है और एक्सपोर्ट भी कम हो जाती है। कुछ दिनों तक अगर ये इमरजेंसी की सूरत में करें तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म ये नहीं हो सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के अंदर अगले साल एम्प्लॉयमेंट फैलानी है, पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन कम करना है, तो फिर ये नहीं हो सकता कि आप इस तरीक़े से इंपोर्ट को रोकें। उसकी बेहतर तरीका यही है कि आप जो है वो इंपोर्ट को आहिस्ते आहिस्ते खोल दें। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि नई गाड़ियां हैं बाहर से बनी हुई, उन वगैरह पे पाबंदी लगा दें। कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं कस्टम कोड्स के 84, 85, वो शायद पाबंदी उस पर थोड़ी सी लगा दें। लेकिन मोस्टली आई थिंक कि 1-2 महीने बाद आपको खोलना पड़ेगा। और IMF पॉलिसी सस्टेन नहीं की जायज़ा जब रिव्यू एक्सेप्ट करे। मैं क्योंकि अगले हफ्ते बजट पेश होना है, पिछला बजट जब पेश किया आपकी हुकूमत ने तो आप वजीर ख़जाना थे और उस वक्त आपसे इस पर काफ़ी बहस हुई थी कि बहुत ही एक अनरियलिस्टिक बजट लग रहा है, कोई भी ऐसा नंबर नज़र नहीं आ रहा कि वो अचीव हो जाएगा। मैं 2-4 नंबर आपके सामने रख देता हूँ। आप लोगों ने GDP ग्रोथ का तखमीना लगाया था 5% और इस वक्त नंबर जो सामने आ रहा है वो 0.3% है। इन्फ्लेशन आप लोगों ने कहा था 11.5%, उस वक्त ही कहा था कि कंट्रोल होती हुई नज़र नहीं आ रही। और वैसे तो पिछले महीने की इन्फ्लेशन 38% आई है, लेकिन ऑन एवरेज भी हमारी CPI इन्फ्लेशन 30% होगी। लेवी का टारगेट 800 अरब रुपए का था, वो पूरा होता हुआ नहीं नजर आ रहा, तकरीबन 250-300 अरब का शॉर्टफॉल है। प्राइमरी सरप्लस टारगेट 0.19% रखा था, वो पूरा होता हुआ नहीं नजर आ रहा। टैक्स कलेक्शन 7,400 अरब रुपए की है, अब तक 11 महीने के जो नंबर आए उसमें तकरीबन 450 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। एक्सपोर्ट्स $35 बिलियन नामुमकिन है। रेमिटेंसेस $33 बिलियन नहीं पूरी होती हुई नजर आ रही। तो क्या ये बात दुरुस्त साबित हुई कि बहुत ही एक अनरियलिस्टिक बजट था, अचीव नहीं हो सकते थे वो नंबर्स?
देखिए, दो चीज़ें होती हैं। हुकूमत का बजट होता है और आप कुछ इकोनॉमी की एक्सपेक्टेशंस होती है। जो अगर हमने 7450 अरब रुपए का जो तखमीना रखा था, वो तो हमने एक एक चीज़ IMF देखता है कि ये जो आप नंबर दे रहे हैं वो थिन एयर से नहीं उठा के दे रहे, वो दे रहे हैं। अब उसके बाद, और शुरू में हम एकदम लाइन पे चल रहे थे, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ रहे थे पहले 6 महीने। उसके बाद आप, और मेरे जाने के बाद भी 1-2 महीने तक आप रिकॉर्ड तोड़ते रहे। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन हो गई और पाकिस्तान में क्योंकि 50% से ज़्यादा पैसे जो हैं वो पोर्ट से आते हैं, तो इसलिए आपकी FBR की कलेक्शन कम हो गई। आपके जो फ्लड्स आ गए उससे ऑब्वियसली आपकी एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई। आपका चावल का क्रॉप ख़राब हुआ, आपका कॉटन का क्रॉप ख़राब हुआ, आपका गंदम का क्रॉप थोड़ा सा ख़राब हुआ। जब ये चीज़ें हुई तो ऑब्वियसली आपकी GDP कम होगी। लेकिन ऑब्वियसली यू राइट कि सारी की GDP एग्रीकल्चर की कम नहीं हुई है, मैन्युफैक्चरिंग की कम हुई। अगेन क्योंकि आपने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई, क्योंकि आपने इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन तो लगाए थे। इसमें तो ये हो अगर मुख्तसर में पूछूं मिफ्ता साहब, आखिर में बजट अनरियलिस्टिक साबित हुआ या जो पूरे साल की परफॉर्मेंस थी उस वजह से टारगेट्स अचीव नहीं हुए? आई थिंक इन्फ्लेशन का नंबर मेरे ख्याल से इन रेट्रोस्पेक्ट आई थिंक गलत नंबर था। बजट का ही नंबर गलत था, मैं खुद मानता हूँ अपनी गलती उस पर। इन्फ्लेशन 11% उसी वक्त लोग कह रहे थे और मैं कह रहा था कि ये हमारी होप है। तो इन्फ्लेशन का नंबर तो बहुत वास्टली गलत हुआ। मेरा नहीं ख्याल है कि FBR का नंबर उस वक्त जो हमने रखा था वो गलत था, लेकिन बाद में ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि जिसकी वजह से, जो मैंने आपसे गुजारिश की है, उसकी वजह से वो नंबर पूरा नहीं हो सका। आई थिंक कि हुकूमत के अखराजात तो वही हैं जो हमने तखमीना लगाया था। सही है मिफ्ता इस्माइल साहब, क्योंकि आप मईशत पे बात करते हैं तो ऑब्वियसली जो आपकी पार्टी है वो सुनती भी है आपके हैं जो तनकीद है उनको भी। ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी पिछले दिनों ये ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुल्क में इस वक्त जो अदम इस्तेकाम है, तो मीडिया में जो नुक्ताचीनी होती है मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से, वो बड़े काबिल शख्स हैं, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। और आगे उन्होंने ये बात भी की है सियासत के हवाले से कि वफादारी जब मशरूत हो तो वो फिर कारोबार हो जाती है। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप पार्टी का हिस्सा रहें तो अगर नुक्ताचीनी करनी भी है तो बंद दरवाज़ों में करें, पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक करें, उनको एतमाद में लेके करें। जी, तो सवाल क्या है आपका? जी, सवाल ये है, वो कह रहे हैं कि इस तरह की तनकीद से हुकूमत को फ़ायदा नहीं हो रहा, हुकूमत को उल्टा नुकसान होता है। अच्छा, सॉरी। अच्छा, मैंने ख्वाजा साहब को मेरे बड़े भाई हैं, बड़ी इज़्ज़त करता हूं मैं उनकी, और उन्होंने मेरे करियर में, सियासी करियर में बड़ी हेल्प करी है। मैंने उनको प्राइवेटली जवाब दे दिया, उन्होंने उसका प्राइवेटली मेरे बड़ा अच्छा जवाब दिया है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अब इस्लामाबाद जाऊँगा तो उनसे जाके उनके घर पर जाके ज़रूर मिलूँगा। तो वो मैंने ख्वाजा साहब से बात कर ली है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रोग्रामिंग करते हैं, इसके बाद मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक। लापता अफराद, अक़लियतों और पिसे हुए मजलूम तबकों के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले समाजी और इंसानी हकूक़ के कारकुन जिब्रान नासिर की कल रात कराची से गुमशुदगी ने सबको तशवीश में डाल दिया था। अच्छी खबर यह है कि अब से कुछ देर पहले जिब्रान नासिर को रिहा कर दिया है और वो अपने घर वापस आ गए हैं, जबकि उन्हें कल रात 11 बजे कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 से अगवा किया गया था, जिसके बाद उनकी अहलिया मंशा पाशा ने वीडियो बयान में उनके अगवा की तफसीलात बताई थी। आधा घंटा पहले मैं और मेरे शौहर जिब्रान नासिर, जो एक मशहूर वकील हैं और जिन्होंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा। उनको कुछ लोग उठा के लेके गए हैं। हम डिनर से वापस आ रहे थे घर की तरफ ही, तो गाड़ी ने, एक बड़ी गाड़ी थी वाइट वीगो, उसने हमारी गाड़ी को इंटरसेप्ट करके और ऑलमोस्ट क्रैश करके, तकरीबन 15 लोग थे पिस्टल्स के साथ। उन्होंने ज़बरदस्ती वो मेरे शौहर को लेके चले गए। और मैं चाहूँगी कि आप सब अपनी तरफ से भी आवाज़ उठाएं और दुआ भी करें कि मेरे शौहर जल्द घर वापस आ जाए। जिब्रान नासिर की गुमशुदगी पर नामालूम अफराद के खिलाफ थाना क्लिफ्टन में उनकी अहलिया की मुद्दत में अगवा का मुकदमा आज दर्ज कर लिया गया, जबकि इंसानी हकूक़ की तंजीम ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बार काउंसिल और सिंध बार काउंसिल समेत दीगर तंजीमों और सिविल सोसाइटी ने जिब्रान नासिर की गुमशुदगी की मजम्मत और फौरी रिहाई का मुतालबा भी किया है। जहां एक तरफ जिब्रान नासिर की गुमशुदगी पर मुज़म्मती बयानात और तशवीश का इजहार किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक तबके की जानिब से ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि जिब्रान नासिर की गुमशुदगी पर तो सब तनकीद कर रहे हैं और उनकी वापसी के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमा, कारकुनान और उनके हामी सहाफ़ियों की गिरफ्तारियों और गुमशुदगी पर इस तरह की आवाज़ नहीं उठाई गई। पहली बात तो यह है कि ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, ये इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इंसानी हकूक़ की तंजीमों, वकला बरादरी और मुल्क के कई सहाफ़ियों ने
सियासी गिरफ्तारियों और गुमशुदगियों के खिलाफ आवाज उठाई है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि जिब्रान नासिर की गुमशुदगी पर हर कोई बात कर रहा है। खुद इमरान खान ने भी उसकी मजम्मत की है और इसकी वजह यह है कि जिब्रान नासिर हमेशा सियासी वाबस्तगी से बुलंद होकर हर तबके के लिए आवाज उठाते रहे। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में सियासी मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया, जिब्रान नासिर ने तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया, उनकी हुकूमत पर तनकीद की। और अब अगर आज भी इंसानी हकूक की कहीं खिलाफ वर्जी होती है, ताकत का बेजा इस्तेमाल होता है, तो जिब्रान नासिर उसके खिलाफ भी आवाज उठाते हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में उसकी सोशल मीडिया टीम मुखालिफ आवाज़ों की गुमशुदगी या गिरफ्तारियों पर उनका मजाक उड़ाती थी, उनको ड्रामा करार दिया जाता था। और आज भी उनको लगता है कि जो उनके साथ हो रहा है वो तो गलत है, लेकिन जो उनके दौर में उनके मुखालफिन के साथ हुआ वो ठीक था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह समझना होगा कि हक के लिए आवाज़ उठाने का मतलब सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आवाज़ उठाना नहीं है, बल्कि हक तो यह है कि जब जब किसी के खिलाफ कोई जुल्म होता हो तो उसके खिलाफ बगैर किसी सियासी वाबस्तगी के आवाज़ उठाई जाए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए।